everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी। अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए, मैं तो रोज़ ही यही बोलती हूँ। अपना बेसिक क्लियर करिए, नोट्स जो मेरे से बाय किए हैं जिन बच्चों ने, वो अपने जो है बेसिक क्लियर करें उन नोट्स से, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। और वैकेंसी जल्दी ही एडिशन के बाद आपका पेपर होगा, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो पढ़िए। और वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, जो मेरे से पूछ रहे थे मैम वैकेंसी कैंसिल होगी, नो, ऐसा मत, किसी भी अफवाह पे विश्वास मत करिए। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा आई विल टेल यू पहले, सबसे पहले। एंड अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी ऐसी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जो कि BFHS ओरिएंटेड है, जिसमें एनक्लेक्स बेस्ड, इंटेलेक्चुअल बेस्ड एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस मैं कराती हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। 448 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, नियर बाय 500 क्वेश्चंस पे हम पहुँचने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा कंटेंट है आप लोगों के लिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया, तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी ज़रूर चेक कीजिए। एंड इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर कोई बच्चा मेरी ऐसे ही MCQs करना चाहता है, अपने BFHS की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहता है, तो वो मेरे से बाय कर सकता है 249 वाला पैक, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे, आंसर विद रैशनल दूंगी मैं, साथ ही मैं आपको गोल्डन की पॉइंटर्स दूंगी जो कि BFHS के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको जो BFHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से हर एक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं 100% श्योरिटी से, वो टॉपिक्स के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर के साथ आंसर की भी मैं प्रोवाइड करूंगी। साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं 249 में। एंड आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, जो कि आप जब बाय करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाला है। ये सब कुछ 249 रुपीज़ में आप मेरे से बाय करते हैं। कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक लीजिए और टेलीग्राम पे आके आप मेरे से बाय कर सकते हैं, या फिर उनको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए और कहीं भी फॉरवर्ड करके आप उनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके BFHS की पेपर के लिए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर रखे हैं, प्लीज़ अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए, आपके पास तो मटेरियल भी है, सो देयर इज़ नो चांस कि आप इस पेपर को हाथ से जाने दें। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द डायग्नोज ऑफ अ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम शुड द नर्स असेस फर्स्ट। देखो, एक क्लाइंट है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है अभी और उसका जो डायग्नोज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, उसके लंग्स में एम्बोलाई है। सबसे पहले नर्स क्या असेस करेगी? नॉन प्रोडक्टिव कफ, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। देखो क्या होता है कि जब भी एम्बोलाई आ जाता है, जो लंग्स हैं उनकी एक्सपेंशन, उनमें जो एयर होती है उनका बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। जो उसका गैस एक्सचेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी प्रायोरिटी, हमारा फर्स्ट होगा दैट इज़ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज के लिए हमें उसे असेस करना पड़ेगा। उसका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक होगा, ठीक है, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है चलेगा अनटिल एंड अनलेस वो जो बबल है, जो वो एम्बोलाई बना है, वो ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं करता, उसको हम निकाल नहीं लेते। बट उसके फर्स्ट हमने क्या करना है, पहले गैस एक्सचेंज पे हम जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, बहुत सारे हमने शॉक पढ़े हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के शॉक्स जो है आपने पढ़े होंगे। कार्डियोजेनिक शॉक उनमें से एक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो हार्ट है वो सडनली पंप करना बंद कर देता है और जो बॉडी है उसको उसकी ब्लड नीड्स नहीं मिलती। तो इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कार्डियोजेनिक शॉक के? हाइपोवोलीमिया, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इन्फार्क्शन। जब मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, वैसे वैसे जो है हार्ट की जो आउटपुट है वो कम होगी, डिक्रीज होगी कार्डियक आउटपुट, जिससे हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉज कर सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्डियोजेनिक शॉक का। तो शॉक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है BFHS के लिए। A menstrual woman is taking hormonal replacement therapy. The nurse teaches the client that the warning signs of endometrial cancer that need to be reported is। तो अगर कोई मीनोपॉजल वुमेन है जो कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है, और जो नर्स है वो उसको टीच करेगी कि वार्निंग साइन क्या होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के, जो उसको रिपोर्ट करने हैं। हॉट फ्लैशेस, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, यूरिनरी अर्जेंसी या फिर डिस्पेरिनिया। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि
ये ली क्यों जाती है रिप्लेसमेंट थेरेपी, ताकि जो वुमेन्स हैं उनमें मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स हैं वो नहीं बनते, इसलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हमें उनको हार्मोन्स देने पड़ते हैं। बट अगर वही बात है, अगर कुछ भी बॉडी में आर्टिफिशियल जाता है, बाहर से जाता है, पार्शियल जाता है, तो वो बॉडी में साइड इफ़ेक्ट डालता ही है। ऐसे ही जब मीनोपॉजल वुमेन्स हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, सो देयर इज़ अ चांसेस कि उनको एंडोमेट्रियल कैंसर होने की चांसेस हैं। सो वैसे तो एंडोमेट्रियल कैंसर के कोई इतने ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, बट येस इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग इन अ मीनोपॉजल वुमेन का एक कॉज हो सकती है, एक साइन हो सकती है, सॉरी, एंडोमेट्रियल कैंसर का। सो ये उसको नर्स को जल्दी से क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। हॉट फ्लैशेस तो जो है नॉर्मल होती है मीनोपॉजल वुमेन्स में, यूरिन एंजेंसी और डिस्पेरिनोमा, बट जो इरेगुलर ब्लीडिंग है वजाइनल इन अ मीनोपॉजल वुमेन, वो हमें ज़रा स्पाइक पे रखनी पड़ती है, अपनी हाई प्रायोरिटी पे रखनी पड़ती है। अगर होती है तो हमें नर्स को बताना है। नेक्स्ट है, द फिजिशियन हैज़ प्रिस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरिन टू अ क्लाइंट विद एंजाइना, द क्लाइंट ऑल्सो हैज़ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, द नर्स कॉन्टैक्ट द फिजिशियन टू डिस्कस द पोटेंशियल फॉर। अगर किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है नाइट्रोग्लिसरिन एंजाइना वाले पेशेंट को और उस क्लाइंट को क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी है, तो नर्स है जो कांटेक्ट करेगी फिजिशियन से किस पोटेंशियल के लिए, डिक्रीज्ड आईओपी, इंक्रीज्ड आईओपी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। सो देखो नाइट्रोग्लिसरिन जो है ये क्या करती है, जब भी नाइट्रोग्लिसरिन अगर किसी को देते हैं तो वो क्या करती है, वेजोडाइलेशंस करती है। और नाइट्रोग्लिसरिन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन। लिख लेना, नाइट्रोग्लिसरिन क्या करती है, वेजोडाइलेशंस करती है, और इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है दैट इज हाइपोटेंशन। सो इसमें क्या होता है, क्या होने का डर होता है, दैट इज इंक्रीज्ड आईओपी, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है देखने को मिलता है। अगर उस पेशेंट को क्लोज एंगल ग्लूकोमा है तो उनमें आईसीपी इंक्रीज देखने को मिल सकता है, अगर हमने उसको नाइट्रोग्लिसरिन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है। सो दिस इज़ द पोटेंशियल जो कि है नर्स को अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client states she thinks she is experiencing PMC, premenstrual syndrome. The nurse should next ask the client about which of the following। अगर क्लाइंट कोई कह रही है कि वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो कि हम लोग भी काफ़ी जो एज के होते हैं इन बिटवीन 20 से 30 एक्सपीरियंस करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, ठीक है, तो नर्स उसको क्या कहेगी, उसको क्या और क्या आस्क करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी विद इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो, मूड स्विंग्स इमीडिएटली आफ्टर मेंसेस, टेंशन एंड फटीग बिफोर मेंसेस एंड through the second day of the menstrual cycle, mid cycle spotting and abdominal pain at the time of ovulation। so देखो क्या होता है, उससे वो क्या पूछेगी कि जो टेंशन एंड फटीग है बिफोर मेंसेस एंड थ्रू द सेकेंड डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्यों, जो नॉर्मली जो पीएमसी होता है वो स्टार्ट होता है बिफोर द मेंसेस के बिफोर 5 to 6 डेज पहले ही स्टार्ट हो जाता है और अपने आप रिजॉल्व हो जाता है आफ्टर 2 to 3 डेज जब आपके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसकी रेगुलरिटी चेक करने के लिए जो है हमें पता करना पड़ेगा कि उसको जो रेगुलरली इसी टाइम पीरियड पे पीएमसी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टेट कर रही है कि वो पीएमसी कर रही है, सो हमें उसे आस्क करना पड़ेगा कि टेंशन एंड फटीग रहता है तो मैं मेंसेस के पहले और सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका क्या चेंजेस आते हैं, उसमें थोड़ा रिलीफ होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स क्लोजली असेस अ क्लाइंट हु इज रिवर्सिंग फ्रॉम हेलिथेन फ्लोटेन, जिसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया, एंड रिसीविंग क्लिंडामाइसिन। सो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, देखो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको BFUHS में देखने को मिलेंगे, आप कहीं से भी ये क्वेश्चंस देख लेना, मैं बहुत ही मेहनत से लेके आती हूँ, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ऐसे ही MCQs के PDF, जिसमें आपको आंसर प्रश्न रैशनल मिलेंगे, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे, साथ ही में आपको BFUHS के प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की मैं प्रोवाइड करूंगी, साथ ही में मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं BFUHS के, जिसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन पर टॉपिक आता ही आता है, उनके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी एंड एडिशनली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी। और एक और चीज़ आपको देने जा रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, ओनली इन 249 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है आप लोगों के लिए बाय करना। अगर आपको लगता है कि हमें पेपर को
अच्छे से तैयारी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर करना है, तो आप ये बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़। कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगी, या फिर मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप ये मेरे से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स क्लोजली असेस। अगर कोई पेशेंट रिसीव कर रहा है जनरल एनेस्थीसिया, जिसको हम हेलोथेन भी बोलते हैं, और साथ ही में क्लिंडामाइसिन ले रहा है, तो नर्स क्या असेस करेगी क्लोजली? टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, रीनल फेलियर। सो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए हेलोथेन कहाँ है, तो अपना जो ड्रग वाला पेज है उसको निकालो और उस पर लिखो हेलेटॉन जो होता है ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है। और अगर कोई पेशेंट इसके साथ क्लिंडामाइसिन ले रहा है, सो देयर इज़ अ वेरी बिग चांसेस कि ये दोनों मेडिसिन मिलके क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है, इनका साइड इफ़ेक्ट है। सो जब भी हम अगर ये साथ में दे रहे हैं आफ्टर सर्जरी, तो हमें प्रॉपरली क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, बिकॉज ये दोनों मेडिसिन एक साथ लेने पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, अ नर्स शुड टर्न द क्लाइंट ऑन बेड एवरी 2 आवर्ली टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। इन एडिशन द नर्स शुड, सो एक नर्स है एक नर्स है क्लाइंट को टर्न कर रही है उसके बेड पे रेस्ट करने के लिए हर बार 2 घंटे पे, ताकि उसको प्रेशर अल्सर्स ना हो। तो इन एडिशन नर्स क्या करेगी? हैव द क्लाइंट वॉक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, insertion indwelling urinary catheter, morning serum bilirubin and monitor the white blood cell count। सो अगर किसी ने बेड सोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि इसका जो प्रॉपर पॉइंट है वो हमें क्या असेस करना है। और आई नो 100% में से 60-70% बच्चे गलत ही बोलेंगे। क्या करेंगे हम? उसका मॉनिटर करेंगे सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। क्यों मॉनिटर करेंगे सीरम एल्ब्यूमिन लेवल? क्योंकि अगर उसकी सीरम एल्ब्यूमिन लेवल कम है बॉडी में, तो वो पेशेंट क्या है, माल नरिश्ड है, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसको ज़्यादा चांसेस हैं प्रेशर अल्सर होने के। सो हमें इन एडिशन नर्स को ये भी चेक करने पड़ेगा 2 आवर्स से उसका जो है पोजीशन चेंज करने के साथ साथ कि मॉनिटर करना पड़ेगा उसका सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। मेरे को लगता है काफ़ी बच्चों ने जो है ऑप्शन 1 टिक किया होगा, नो इट्स ऑप्शन 3, इसीलिए मैं कह रही हूँ अपना बेसिक क्लियर करो। जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा आप ऐसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19-year-old client has undergone an examination and had evidence collected after being raped. Her father is overheard yelling at her daughter, you are going to tell me who did this to you, what his name, which of the following the nurse best most evident action। सो एक 19 साल की लड़की है और जब उसका हमने एग्जामिनेशन किया तो एविडेंस में कलेक्ट हुआ है कि उसका रेप हुआ है। और उसके फादर को जब ये पता चलता है तो उसके फादर उसको डांटते हैं, यील करते हैं उस पर कि तुम बताओ ये किसने किया है, उसका नाम क्या है। तो नर्स इस टाइम इमीडिएट एक्शन क्या लेगी? Please come with me, sir. I need some important information. Stop yelling. You are being inappropriate. Please be quiet. You are not helping your daughter this way. If you don't stop yelling, I have to call security. सो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी असेस करने के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप उसके फादर को क्या बोलोगे अगर वो उसके डॉटर को यील कर रहा है आपके सामने आफ्टर ओवरहर्ड के उसके साथ क्या हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कल के क्वेश्चन का आंसर था मेंटेन करना अ पेटेंट एयरवे इज़ अ राइट ऑप्शन। सो आई होप कि आपका ये ऑप्शन जिन बच्चों का सही था, तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपको 249 वाला पैक मेरे से बाय करना है तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। MCQs के PDF आंसर विद रैशनल गोल्डन की पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट BFQs के टॉपिक्स के नोट जिसमें से पर टॉपिक 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको BFHS के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ आंसर की, एंड साथ ही में आपको एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी एंड अपने टेलीग्राम का लिंक पिन भी कर दूंगी। सो डू वर्क हार्ड, डू द थिंग्स विच हेल्प यू इन द पेपर, ठीक है। ज़्यादा ईजी की तरफ भी मत जाओ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट की तरफ भी मत जाओ, उन क्वेश्चंस की तरफ जाओ जो आपको कंफ्यूज करें। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन का पता हो बट आपको लगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने आ गए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पे आप अटकते हो। आई नो जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो क्वेश्चन पे अटकते हैं वो कि मैम ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। मोस्टली इन क्वेश्चंस पे ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में आपको एक भी चीज़ ना पता हो।
मोस्टली क्वेश्चन में आपको एक भी चीज़ पता होती है, चाहे कुछ भी है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करिए। एंड थैंक यू सो मच टू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट। बाय।